हेडिंग डाल दो। घनी क्रिस्टल संरचना की त्रिज्या, है ना। घनी क्रिस्टल संरचना की त्रिज्या ज्ञात करना है अपने को। पहले समझ लो फिर लिख लेना, है ना। तो घनी क्रिस्टल संरचना की त्रिज्या में सबसे पहले हम देखेंगे सरल घन की त्रिज्या। किसकी? सरल घन की। नौ दुर्गा कब है? जब बैठाते हैं। हाँ? नवरात्रि नहीं, जिस दिन 17 से स्टार्ट है ना। 26 को तो दशहरा है। आओ, ये हमारा बन गया घन। अब घन में ये हम भुजा की लंबाई a मान लेते हैं। सारे भुजा की लंबाई हम क्या माने? सारी भुजा की लंबाई a है, जितने भी भुजाएं हैं सारे भुजा की लंबाई क्या है? a। तो यदि हम सरल घन की बात करें तो सरल घन की त्रिज्या हो जाएगी भुजा की आधी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो त्रिज्या है तो क्या हो जाएगी? भुजा की आधी। अब हम दूसरा बात करेंगे। दूसरा है फलक केंद्र की त्रिज्या RFCC। ठीक है, फलक केंद्र की त्रिज्या। तो हमारा एक ये फलक है, ये हमारा क्या है? फलक है। इसकी यदि हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या ये होगी, देखो आधा ये होगा। तो ये वाला यदि हम एंगल निकालें तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा A हो गया। हमने इसको x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो यदि हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो x इक्वल टू √2a। इस भुजा की लंबाई क्या हो गई? √2a। अब सुनो, इस भुजा में 4 एटम रखे जाते हैं। कितने? 4 एटम। एक यहाँ तक, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। यदि 4 एटम रखे जाते हैं भुजा में तो हम क्या लेंगे? 4r, क्योंकि त्रिज्या लेना है तो r r r r, तो हमको लेंगे कितना? 4r। 4r इक्वल टू √2a, तो r इक्वल टू हो जाएगा √2a/4। अच्छा बताओ, हम सेम संख्या का इंटू या डिवाइड कर सकते हैं ऊपर की नहीं? सेम संख्या का ऊपर या नीचे इंटू या डिवाइड कर सकते हैं। हमने √2 का ऊपर और √2 का नीचे कर दिया, तो √2 मिलकर क्या हो जाएंगे? 2। ये 2 इस 4 से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? r इक्वल टू a/2 √2। ये हो गया FCC का। इसका हो गया FCC की त्रिज्या। ये हो गया सरल घन का। अब हम देखेंगे तीसरा, काय केंद्र। काय केंद्र की त्रिज्या। काय केंद्र की त्रिज्या, तो अब देखो काय केंद्र हमारा ये है, देखो ये तो हमारा ये वाला लंबाई क्या है? √2a। ये लंबाई है a, तो हम इधर निकाल लिए। ये हमारा √2a है, ये हमारा a है। चलो हम इसको बाई मान लिए। क्या मान लिए? बाई। तो हमने इसको बाई मान लिया। यहाँ भी 4 एटम, 1 2 3 4। क्लियर? तो हमारा देखो बाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। √2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू √3a। बाई इक्वल टू कितने r? 4r। 4r, तो हमारा हो जाएगा 4r इक्वल टू √3a। तो r इक्वल टू हो जाएगा √3a/4। ये हो गया हमारा
BCC की त्रिज्या। डायरेक्ट याद रखना, अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व नहीं करना। मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ। जब भी आपको घनी क्रिस्टल के लिए त्रिज्या की बात करें तो सिंपल क्यूब, FCC और BCC। सिंपल क्यूब की रेडियस है a/2, FCC की रेडियस है a/2√2 और BCC की रेडियस है √3a/4। फिर से बोल रहे हैं, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, बोलो एक साथ। सिंपल क्यूब का a/2, FCC का मतलब सिंपल क्यूब का a/2, BCC का √3a/4, FCC का a/2√2। अब यहाँ पे एक साथ एक चीज और याद रख लो, जेड की वैल्यू योगदान का, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 4 था। करवाए थे ना कल सॉल्व, तो हमको दो चीजें याद हो गई, त्रिज्या याद हो गई और योगदान याद हो गया, जेड की वैल्यू। ठीक है, r = a/2 सरल घन का, फिर FCC का था r = a/2√2 और फिर हमारा BCC का था r = √3a/4। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठोस का घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करेंगे। किससे? रो से। तो हमारा होता है ठोस का घनत्व बराबर होता है इकाई कोशिका का भार बटे इकाई कोशिका का आयतन। ठीक है, इसका फार्मूला अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि रो इक्वल टू होता है जेड इंटू मास अपॉन NA इंटू वी। अब मैं इसका और करके एक और लिख दो, जेड इंटू वेट अपॉन नंबर इंटू वी। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे हमारा जो जेड है ये प्रति इकाई कोशिका का योगदान होता है। क्या होता है? प्रति इकाई कोशिका का योगदान होता है। m होता है क्या? m होगा यहाँ पे अणुभार। क्या होगा? अणुभार। जब हमारा Na यहाँ पे होगा एवोगेड्रो नंबर। क्या होगा? एवोगेड्रो संख्या। इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। फिर यदि हम V बात करें तो V हमारा होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। और घन का आयतन होता है, घन का आयतन V = A इंटू A, मतलब A क्यूब होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यदि आपका अणुभार है तो एवोगेड्रो नंबर लेना है, लेकिन यदि आपका W है यानी सिर्फ भार है, क्या है? भार है, तो यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर नहीं लेना, फिर कणों की संख्या लेना है। क्या लेना है? कणों की संख्या याद रखना। यदि आपका क्या है? अणुभार है तो एवोगेड्रो नंबर लेना, नहीं तो कणों की संख्या लेना है। अब सुनो, यहाँ पे जो जेड है तो जेड की वैल्यू मैंने बताया था सिंपल क्यूब, BCC और FCC। सिंपल क्यूब के लिए 1, BCC के लिए 2, इसके लिए 4। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस वाले फार्मूले से, मतलब जेड की वैल्यू मैंने जब यहाँ से पढ़ा था ना योगदान वाला, तो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आपको अणुभार मिल जाएगा, एवोगेड्रो नंबर की संख्या हमको पता है, आपको भुजा की लंबाई दे देगा, भुजा की लंबाई दे देगा, उसका आप क्यूब कर देना तो आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी घनाभ, मतलब जिनकी सारी भुजाएं समान नहीं होती, तो उसके लिए हम आयतन यूज करते हैं A इंटू B इंटू C। ठीक है, अलग अलग यूज करते हैं आयतन। तो ये हो गया हमारा इकाई कोशिका का घनत्व।
घनत्व का फार्मूला बोलो, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। आज मैंने 4 फार्मूले सीखा, आर इक्वल टू ए बाई टू, आर इक्वल टू रूट 3a/4, आर इक्वल टू ए बाई टू रूट 2, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। क्लियर हुआ? नोट कर लो। देखो इधर, अब हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। समझना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। एक इकाई कोशिका कितने और कोशिकाओं से जुड़ी है वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे यदि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के बाद मैंने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कोशिका जो है टोटल कितने से जुड़ी है, 6 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। मैं बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, गुड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। यदि मैं बोलूं, जैसे मान लो मैंने अपने ऐसे उंगली कर लिया और इस वाले फिंगर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 हुआ ना बेटा। ये कहाँ जुड़ी है, ये जुड़ी ही नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे, कितने हैं, मतलब कि नहीं जुड़ेगा ना, ये जुड़ रहा है ना, ठीक है। मतलब हमको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय संख्या की परिभाषा होती है एक इकाई कोशिका कितने और कोशिकाओं से जुड़ी है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो लिख दो समन्वय संख्या की परिभाषा। क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टल संरचना में एक इकाई कोशिका जितने परमाणुओं से घिरा होता है क्रिस्टल संरचना में एक इकाई कोशिका जितने परमाणुओं से घिरा होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो संकुलन क्षमता, इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं ईटा। हेडिंग डाल दो संकुलन क्षमता। हाँ वो हो गया। अब देखो हम पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, देखो क्या होता है हमारा संकुलन क्षमता क्या होती है, ये कितनी मजबूती से पैक्ड हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कितनी मजबूती से पैक्ड हैं वो उसकी, जैसे मान लो मैंने मोतीचूर का लड्डू लिया, लड्डू का एक दाना इजीली निकाल लेते हैं अपन, लेकिन जैसे दीवार में ईंट लगी हुई है तो ईंट को हम इजीली नहीं निकाल पाते, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी लड्डू के एक दाने के पैकिंग इफिशियंसी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा संकुलन क्षमता होता है, जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, तो देखो क्या होता है स्मॉल v अपॉन
कैपिटल V। मतलब प्रति इकाई कोशिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन इकाई कोशिका का आयतन। मतलब समझो, जैसे मान लो ये मैंने लड्डू ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग अलग एटम भर दिया। तो अलग अलग एटम भरने के बाद जैसे मान लो मैंने इस कोशिका को टारगेट कर लिया। अब हमारी जो, तो देखो प्रति इकाई कोशिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब ये वाला हमारा एटम टोटल कितना आयतन घेर रहा है अपॉन उसका खुद का आयतन। तो खुद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, समझ गए। खुद का आयतन अपॉन टोटल कितना आयतन वो घेर रहा है, तो ये हमारा होता है पैकिंग क्षमता, मतलब संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर हुआ। मतलब कि सीधी सी बात है, ईटा इक्वल टू प्रति इकाई कोशिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन इकाई कोशिका का आयतन हमारा क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। नोट कर लो इसको भी फटाफट। ईटा वी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। देखो परमाणुओं का संकुलन कैसे समझना मेरी बात ध्यान से, कि मतलब जितने भी हमारे क्रिस्टल संरचना होती हैं तो उनमें परमाणुओं की व्यवस्था कैसी है, वो परमाणुओं का संकुलन कहलाता है। कैसी व्यवस्था, जैसे मान लो कि अपन ईंट ही रख रहे हैं, तो एक सीधे सीधे में यदि हम ईंट रख दिए तो पहला हमारा यहाँ पे होगा एक विमीय संकुलन। पहला होगा एक विमीय संकुलन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे 1D पैकिंग। क्या बोलेंगे, 1D पैकिंग। मतलब कि जो परमाणु है ना एक ही दिशा में पैक्ड हों, या तो ऐसे पैक हों या तो ऐसे पैक हों, मतलब या तो हमारे बाई एक्सिस में पैक हों या तो एक्स एक्सिस में पैक हों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक विमीय संकुलन। लिखो इसके अंदर एक विमीय संकुलन में परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक विमीय संकुलन में लिखना है परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्षैतिज रूप से परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से, क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से सरल रेखा में जुड़े होते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से सरल रेखा में जुड़े होते हैं, सरल रेखा में जुड़े होते हैं, एक विमीय संकुलन कहलाता है। सरल रेखा में जुड़े होते हैं, एक विमीय संकुलन कहलाता है। ये डायग्राम बना लो, हेडिंग डाल दो फिर द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन 2D पैकिंग, द्विविमीय संकुलन 2D पैकिंग। देखो जो हमारा द्विविमीय पैकिंग होता है, तो द्विविमीय में एक से ज़्यादा परत होती हैं। तो द्विविमीय पैकिंग में ये दो टाइप्स का संरचना बनाता है, एक बनाता है वर्गाकार और एक बनाता है षटकोणीय। षटकोणीय,
हाँ ठीक, एक बनाता है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, एक बनाता है हेक्सागोनल। एक बनाएगा स्क्वायर, एक बनाएगा हेक्सागोनल। तो हम द्विविमीय पैकिंग में पहले हम देखते हैं स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। तो द्विविमीय पैकिंग में हम इसको बोल दिए वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखना अभी वर्ग बन जाएगा है। इसमें जो हमारी पहली परत है, ये हमारी पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। अभी एक लाइन बोलूंगा, ध्यान देना। 2D पैकिंग के वर्गाकार संकुलन में दूसरी पंक्ति पहले पंक्ति की पुनरावृत्ति करती है। हेलो, पुनरावृत्ति मतलब कि जैसी पहली पंक्ति है उसी तरह दूसरी भी है, उसी तरह तीसरी भी है। तो वर्गाकार में क्या बनेगा, देखो वर्गाकार द्विविमीय संकुलन में जो हमारी दूसरी पंक्ति होती है वो पहली पंक्ति की पुनरावृत्ति करती है। यदि इस तरह की संरचना बनती है तो हमारे वर्ग का निर्माण होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने इसको टारगेट कर लिया, ठीक। अब देखो ये और ये बन गया वर्ग। तो इस तरह के संकुलन को हम बोलते हैं वर्गाकार संकुलन। चलो हम दूसरा देखते हैं यहीं पे, फिर लिखवा दूंगा एक साथ दोनों। अब मैंने देख लिया खटकोणीय, पहला षटकोणीय, षटकोणीय द्विविमीय संकुलन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो हमारी पहली परत फर्स्ट लेयर हो गई। अब जो दूसरी परत होती है पहली परत की पुनरावृत्ति नहीं करती। पहली परत के दो परमाणुओं के बीच का जो गैप है, तीसरी परत पहली परत की पुनरावृत्ति करती है, इसी परत की पुनरावृत्ति करती है। इसमें देखते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको टारगेट कर लिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बन गया खटकोणी। हाँ जो भी है, मतलब समझ गए ना, बस फीलिंग समझो क्या है, ठीक। तो इस तरह की क्रिस्टल संरचना को हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। क्लियर हुआ। तो देखो एक बार फिर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जो हमारा परमाणुओं का संकुलन होता है, तो पहला था एक विमीय संकुलन, जिसमें परमाणु या तो क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर में एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं, वो हमारा कहलाता है एक विमीय संकुलन। दूसरा है हमारा द्विविमीय संकुलन, जो कि वर्गाकार और षटकोणीय है। आप सही बोला ना, षटकोणीय होता है। वर्गाकार संकुलन में हमारा जो दूसरा परत होता है पहले परत की पुनरावृत्ति करता है, इस वजह से वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है। लेकिन खटकोणीय में जो हमारी, हाँ ना भाई, समझ गए ना, षटकोणीय में, अरे मैं सा नहीं पढ़ा, खटा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सा को खा बोलते हैं अच्छे से, मतलब स्टाइल के साथ ऐसे ही, ठीक है। अब मेरे मतलब ऐसा लगता है कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। षटकोणी है, षट, अच्छा षट षट, हमको लगता है जिनसे बोलने से नहीं बनता वो बोलते हैं षट, ऐसे जो अच्छा नहीं बोल पाते ऐसा। षटकोणीय जालक का निर्माण होता है, जिसमें याद रखना पहली परत जो दूसरी परत है पहली परत की पुनरावृत्ति नहीं करती। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पे जो वर्गाकार वाला होता है ना, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कोई तो बता दो, बोलो ना कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका ईटा कितना होगा 52.4% और इसका ईटा होगा 60%, शायद नहीं निकालेंगे इसका ईटा होगा 60.4%। बहुत बार एग्जाम में आता है, नोट कर लो।